ये ग्लोबल हाइपोटेंशन दिखाया गया है जो कि सुपर इम्पोज हुई है ऑन द फिक्स्ड 3 वेसल डिजीज़ पे, ठीक है। और ये वाले जो फिगर है इसमें ऑक्लूजन दिखाई गई है स्मॉल इंट्रा मायोकार्डियल वेसल की। तो इसमें आप देख लें कि कौन सी आर्टरी किस तरह से जो है ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और उस हिसाब से कितनी जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो रही है, उस मायोकार्डियल इन्फेक्शन की लोकेशन कैसी है और नेचर क्या है डिमिनिश परफ्यूजन की। ठीक हो गया। यहाँ पर देखिए ना, ये परमानेंट ऑक्लूजन हो रही है इस लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग ब्रांच की। तो ये ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट इस वाले रीजन में एंटीरियरली हो गया, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर है, ठीक है। यहाँ पे परमानेंट ऑक्लूजन हो गई है इस लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ब्रांच की, तो ये भी ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट हो गया। और यहाँ पे जो है परमानेंट ऑक्लूजन हो रही है पोस्टीरियर डिसेंडिंग जो ब्रांच होती है ना हमारी इस वाले राइट कोरोनरी आर्टरी की, उसकी, तो ये पीछे की तरफ जो है पोस्टीरियरली एक ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट बन गया है। इस वाले फिगर में अगर देखिए जो नॉन ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट्स हैं, तो ये ट्रांजिएंट और पार्शियल बस ऑब्स्ट्रक्शन हुई है रीजनल सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट की, सॉरी, तो मतलब इसमें जो है ट्रांजिएंट पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, तो उसकी वजह से जो है सिर्फ रीजनल और सब एंडोकार्डियल ही इन्फाक्ट हुआ है, तो क्योंकि थोड़ी बहुत तो परफ्यूजन हो रही है ना। इसके अलावा ये वाली जो देखिए फिगर, तो इसमें ग्लोबल हाइपोटेंशन है सर्कमफेरेंशियल, और ये भी सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट करवा रहा है। और यहाँ पे छोटे छोटे से इंट्राम्यूरल वेसल ऑक्लूजन्स हो गई हैं, माइक्रो इन्फाक्ट्स हो गए हैं। क्यों माइक्रो इन्फाक्ट हुए? क्योंकि स्मॉल जो इंट्राम्यूरल वेसल्स हैं ना वो ऑक्लूड हो गई हैं। तो मतलब फिगर में हमने देखा कि साइज़ और डिस्ट्रीब्यूशन जो है इन्वॉल्व वेसल की, इस पे भी जो है मायोकार्डियल इन्फाक्ट जो है वो डिपेंड करता है। इसके अलावा पैटर्न ऑफ इन्फाक्शन में है रेट ऑफ डेवलपमेंट कितनी है और ड्यूरेशन कितनी है ऑक्लूजन की, कब से वो ऑक्लूडेड है। इसके अलावा मेटाबॉलिक डिमांड ऑफ द मायोकार्डियम पे भी डिपेंड करता है जो अफेक्ट हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, हार्ट रेट बढ़ जाना, तो डिमांड बढ़ेगी, तो उस हिसाब से इन्फाक्ट बढ़ेगा। इसके अलावा कोलेटरल सप्लाई के एक्सटेंट पे भी इन्फाक्ट डिपेंड करता है। अब जो अक्यूट अक्लूजन हो जाती है प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की, ठीक है, जो यहाँ से जो लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसकी जो है प्रॉक्सिमल अगर जो है यहाँ पे ऑक्लूजन हो जाती है, तो ये 40 to 50% ऑफ ऑल मायोकार्डियल इन्फाक्शन में इस तरह होता है, ठीक है। और टिपिकली ये रिजल्ट करेगा इन इन्फाक्शन ऑफ द एंटीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी एंटीरियर वॉल की पूरी इन्फाक्शन हो जाएगी। यानी कि अब अगर इसकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी की प्रॉक्सिमली ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है, तो पूरा ये हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका इन्फाक्ट हो जाएगा। एंटीरियर 2/3 ऑफ द वेंट्रिकल के सेप्टम का, उसका एंटीरियर 2/3, और जो मोस्ट ऑफ द हार्ट की एपेक्स है वो भी इसकी वजह से इन्फाक्ट कर जाएगी। अब ये पैटर्न आपने अच्छी तरह से याद रखना है, इसलिए मैंने ये पिक्चर भी खोली है ताकि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाए। उस फिगर को भी साथ साथ देखते जाएँ। फिर कह रहा है कि सिमिलरली जो अक्यूट अक्लूजन हो जाती है हमारी प्रॉक्सिमल लेफ्ट इस सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की, अक्यूट अक्लूजन हो जाए, तो ये 15 से 20% ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखी गई है। तो ये हमारे जो लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल की इन्फेक्शन करवा देगा, और सॉरी नेक्रोसिस करवा देगा यानी इन्फेक्शन। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जो राइट कोरोनरी आर्टरी है ये वाली, इसकी अगर प्रॉक्सिमल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑक्लूजन हो जाती है, तो ये भी 30 से 40% ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन को अफेक्ट करता है, और ये हमारे राइट वेंट्रिकल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगा। अब कोरोनरी ऑक्लूजन जो कि प्रॉक्सिमल लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में होती है, लेफ्ट एंटीरियर ये वाली डिसेंडिंग आर्टरी, इसकी जो ये ऑक्लूजन है यानी लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की अगर ब्लॉकेज हो जाती है यहाँ प्रॉक्सिमली, तो इसको आप रट लें, इसको हम कहते हैं विडो मेकर, हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है। तो विडो मेकर कहते हैं क्योंकि जो मायोकार्डियल हमारी टेरिटरी है ना ये परफ्यूज़ होती है इस वेसल से, ठीक है। मच ऑफ द मायोकार्डियल हमारा जो है इससे परफ्यूज़ होता है, और अक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन इसकी अगर हो जाए तो ये हमेशा फैटल होती हैं ऑफनली। अब हमारे हार्ट का जो पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द सेप्टम है और पोस्टीरियर जो हमारा ये वाला सॉरी ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है, ये परफ्यूज़ होते हैं हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से, PDA ये नज़र आ रही होगी आपको, ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से ये परफ्यूज़ होता है। तो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ना ये अराइज़ करती है या तो हमारी इस राइट कोरोनरी आर्टरी से ही इसकी ब्रांच होती है, या तो राइट कोरोनरी आर्टरी से, और ऐसा मतलब 90% केसेस में इसी से अराइज़ करती है, या फिर ये लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से भी इससे अराइज़ कर सकती है, ठीक है। बाय कन्वेंशन कोरोनरी आर्टरी आइदर राइट कोरोनरी आर्टरी या फिर लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स
ये राइज देती है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को और देयर बाय परफ्यूज़ करती है पोर्शन ऑफ हमारे इन्फीरियर पोस्टीरियर लेफ़्ट वेंट्रिकल को और पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द सेप्टम को ये करती है, और ये कंसीडर होती है कि ये डोमिनेंट वेसल है वहाँ पे। थस राइट जो डोमिनेंट हार्ट है उसमें अगर हमारी इस राइट कोरोनरी आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, ऑक्लूजन हो जाती है, तो ये हमारा पोस्टीरियर सेप्टल और पोस्टीरियर जो वाल है उसकी इस्कीमिक इंजरी हो जाएगी। जाहिर सी बात है क्योंकि ये उसको उसी की ब्रांच भी निकल रही है जो पीछे सप्लाई कर रही है। तो इन कंपैरिजन अगर लेफ़्ट डोमिनेंट हार्ट की बात करें, जहाँ पे जो है हमारी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइज करती है इस लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी से, तो अगर लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की अक्लूजन हो जाती है तो ये जनरली अफेक्ट करेगी हमारे लेफ़्ट लेटरल वाल को एज वेल एज पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द सेप्टम को और इन्फीरियर और पोस्टीरियर वाल लेफ़्ट वेंट्रिकल की, पीछे वाली पोस्टीरियर और इन्फीरियर वाल। समझ आ गया? ईजी हो गया होगा अब तो। अब ऑक्लूजन्स जो है ना ये ऑल्सो हो सकती हैं सेकेंडरी ब्रांचेस के अंदर, जैसे जो हमारी ये डायगनल ब्रांचेस हैं लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की, जो आपको नज़र आ रही होगी, ये डायगनल ब्रांचेस 1 और 2 दिखाई गई हैं। ठीक है, ये 1 है और ये 2 है, तो इनकी भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। या फिर लेफ़्ट जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ये वाली, इसकी जो ब्रांच है मार्जिनल ब्रांचेस, ये M1 और ये M2 पीछे जा रही हैं, तो इनकी भी ऑक्लूजन हो सकती है। अब इंटरेस्टिंगली एथेरोस्क्लेरोसिस जो है ये प्राइमरीली डिजीज़ होती है हमारी एपिकार्डियल वेसल्स की। ठीक है, सिग्निफिकेंटली एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर जो थ्रोम्बोसिस है सिग्निफिकेंट ऑफ द पेनिट्रेटिंग इंट्रा मायोकार्डियल ब्रांचेस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज इज़ रेयर, यानी अंदर वाली जो इंट्रा मायोकार्डियल है उनमें रेयर है, लेकिन ये असल में एपिकार्डियल वेसल्स में होता है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ये जो इंट्रा मायोकार्डियल वाली कोरोनरी आर्टरीज हैं जो पेनिट्रेट कर रही होती है, ये जो है अफेक्ट हो सकती है वास्कुलाइटिस की वजह से, या फिर इनमें वेजोस्पाज्म हो सकता है, और या फिर ये एम्बोलाइजेशन की वजह से अक्लूड हो सकती है। तो इवन दो 3 जो मेजर कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो एंड आर्टरीज़ होती है। ठीक है, ये एंड आर्टरीज़ होती हैं, और ये एपिकार्डियल जो वेसल्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्ट हुई हैं न्यूमरस इंटर कोरोनरी अनास्टोमोसिस की मदद से, जिनको हम कोलेटरल सर्कुलेशन कहते हैं। आल्दो इस तरह के चैनल्स नॉर्मली जो है क्लोज हो जाते हैं, क्लोज करते ग्रेजुअल नैरोइंग जो है एक आर्टरी की अलो कर देगी ब्लड को कि वो फ्लो करे हाई टू लो प्रेशर एरिया के अंदर थ्रू द कोलेटरल चैनल। ठीक है, वैसे ये नॉर्मली चैनल्स जो हैं बंद होते हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड है ना, लेकिन जब नर्विंग हो जाती है तो ये अलो करता है कि एक एरिया से, हाई एरिया से दूसरे लो प्रेशर एरिया में कोलेटरल चैनल्स की मदद से ब्लड फ्लो करे। अब इस मैनर में ग्रेजुअल कोलेटरल डायलेशन जो है ना ये प्रोवाइड करती है एडिक्वेट परफ्यूजन हमारे मायोकार्डियम को, डिस्पाइट कि अक्लूजन भी हो गई है एपिकार्डियल वेसल्स की, लेकिन ये बहुत फ़ायदे वाले होते हैं कोलेटरल चैनल्स। तो अब साइज़ पे डिपेंड करता है, उस पर बेस्ड है कि उस इन्वॉल्व वेसल के साइज़ पे और डिग्री ऑफ द कोलेटरल सर्कुलेशन पे मायोकार्डियल इन्फार्क्ट जो है उनमें फॉलोइंग पैटर्न्स हो सकते हैं। ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शंस होती हैं जो कि पूरी की पूरी थिकनेस ऑफ द वेंट्रिकल को जो है वो अफेक्ट करती हैं। अब जैसे ये फिगर है इसमें भी देखते जाएं तो ये जो ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट होता है ना, ये देखिए पूरी जो थिकनेस है हमारे वेंट्रिकल की उसको अफेक्ट कर सकते हैं, और ये जब एपिकार्डियल वेसल की ऑक्लूजन हो जाती है तो उसकी वजह से होते हैं। और थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोनिक एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है और अक्यूट थ्रोम्बोसिस, इनका कॉम्बिनेशन जो है ना वो ट्रांसम्यूरल इन्फाक्ट करवाता है। अब इस तरह की जो ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इन्फाक्शन है ये टिपिकली एसटी सेगमेंट की हमें ये देखिए एलिवेशन शो करेंगे। ये एसटी सेगमेंट जो है क्यू आर एस, ये पी क्यू आर और ये एस, और यहाँ पे टी वेव होती है। तो ये एस सेगमेंट की और टी सेगमेंट की देखिए एलिवेशन हो गई है। तो ये आपने याद रखना है, हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी पे मिलेगा। और इनमें जो है हमें नेगेटिव क्यू वेव्स भी मिल सकती है विद द लॉस ऑफ आर वेव एम्पलीट्यूड। ठीक है, ये भी हमें मिल सकता है नेगेटिव क्यू वेव विद आर वेव का लॉस हो जाना उसके एम्पलीट्यूड का। अब इस तरह के इन्फाक्ट को आप याद रखें कि हम एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फाक्शंस भी कहते हैं, STEMIs, स्टेमीज कहेंगे। दूसरे इन्फाक्ट है हमारे पास सब एंडोकार्डियल इन्फाक्ट। इस फिगर को देखें तो सब एंडोकार्डियल जो इन्फेक्शंस होती हैं ये मायोकार्डियल इन्फेक्शन है जो कि सिर्फ इनर जो थर्ड है मायोकार्डियम का वहाँ तक ही लिमिटेड है। यहाँ देखिए पूरी थिकनेस में हुआ, यहाँ पे लिमिटेड है। तो इस तरह के इन्फाक्ट टिपिकली एग्जिबिट नहीं करेंगे एसटी सेगमेंट की एलिवेशंस या फिर क्यू वेव्स ऑन द ईसीजी ट्रेसिंग, तो इनको हम नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं।
या फिर हम NSTEMIs एन स्टेमीज कहेंगे। तो आल्दो इनमें हमें ST सेगमेंट की डिप्रेशन मिलेगी, जैसा कि फिगर में शोन है, ठीक है, डिप्रेस हो जाएगा ST सेगमेंट। या फिर टी वेव की भी एबनॉर्मलिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे टी वेव इन्वर्जन यहाँ पे है। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि जो सब एंडोकार्डियल इस तरह का रीजन है, ये ज़्यादा वल्नरेबल होता है कि इसमें जो है वो हाइपोक्सिया हो जाए और हाइपोपरफ्यूजन हो जाए। थस इन द सेटिंग ऑफ सिवियर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जब हो जाती है, तो ट्रांजिएंट अगर डिक्रीज़ आ जाए ऑक्सीजन की डिलीवरी में, जैसे अगर हाइपोटेंशन हो जाती है, अनीमिया या नमूनिया, अगर ट्रांजिएंटली ऑक्सीजन कम हो रही है, या फिर ऑक्सीजन की अगर डिमांड बढ़ जाती है इस तरह के केसेस में, जैसे टेकीकार्डिया या हाइपरटेंशन में, तो ये सब एंडोकार्डियल इस्कीमिक इंजरी करवा देगा। अब इस तरह का पैटर्न ऑल्सो होता है अक्लूसिव थ्रोम्बस में, जो कि लाइज कर जाए बिफोर के फुल थिकनेस इन्फेक्शन डेवलप हो। ऑक्लूसिव थ्रोम्बस है पार्शियली थ्रोम्बोटिक ऑक्लूजन, और ये अगर लाइज कर जाता है फुल थिकनेस इन्फेक्शन डेवलप होने से पहले, अगर लाइज कर जाता है तो हमें ये पैटर्न मिलता है, सब एंडोकार्डियल बस इन्फेक्ट होगा। अगले किस्म के होते हैं माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्ट। अब ये जो माइक्रोस्कोपिक इन्फार्क्ट है ना, ये होते हैं स्मॉल वेसल की अक्लूजन की सेटिंग में, छोटी छोटी जो वेसल्स होती हैं, लेकिन उनमें कोई भी डायग्नोस्टिक हमें ECG चेंजेस नहीं मिलेंगे। तो ये वास्कुलाइटिस की वजह से हो सकते हैं, जब एम्बोलाइजेशन हो जाए वाल्व की वेजिटेशंस की, या म्यूरल थ्रोम्बाई हो जाए, या वेसल का स्पाजम हो जाए एलिवेटेड कैटिकोलामीन्स की वजह से। एड्रीनर्जिक हार्मोन्स जो हैं, एड्रीनलिन वगैरह की वजह से हमारा जो वेसल स्पाजम हो जाता है ड्यू टू द ब्लड प्रेशर, या फिर ड्यू टू देयर इफेक्ट ऑन द स्मूथ मसल, वेसोस्पाजम हो जाएगा। तो इसके अलावा ये एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस में भी हो सकता है, कैटिकोलामिन्स बढ़ जाते हैं और वेसल स्पाजम होता है। विद सर्टेन ट्यूमर्स जैसे कि फियोक्रोमोसाइटोमा में एड्रीनलिन वगैरह बढ़ जाता है, या फिर कोकेन यूज़ के कॉन्सिक्वेंस की वजह से, तो इनमें माइक्रोस्कोपिक इन्फार्क्ट्स बन जाते हैं। अब आ जाते हैं हम मॉर्फोलॉजी पे। तो नियरली सारे जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हैं, ये तकरीबन 50% जो या उससे भी ज़्यादा जो है वेंट्रिकल की थिकनेस को इन्वॉल्व करते हैं, और ये अफेक्ट करते हैं एट लीस्ट अ पोर्शन ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल और या फिर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को, ठीक है, लेफ़्ट वेंट्रिकल के पोर्शन को या फिर इस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम को जो है ये अफेक्ट करेंगे। नियरली सारे जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हैं, रफली 15 से 30% वालों की बात करें, ये हो गया 50%, 15 से 30% वाले जो मायोकार्डियल इन्फार्क्शंस हैं, जो हमारी पोस्टीरियर या पोस्टीरोसेप्टल वाल्व को इन्वॉल्व करते हैं, तो ये भी एक्सटेंड करेंगे हमारे इस राइट वेंट्रिकल की तरफ। अब सिर्फ अकेले जो राइट वेंट्रिकल वाले आइसोलेटेड राइट वेंट्रिकल इन्फार्क्ट है, वो सिर्फ 1% या 3% ऑफ द केसेस में होता है। अब इवन जो ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट है, इनमें ना एक नैरो रिम होती है, अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर जितनी नैरो सी एक रिम होती है, जो कि वायबल होती है, यानी बची हुई होती है, उसमें इन्फाक्शन नहीं होता। एक नैरो सी सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम की रिम होती है, जो प्रिजर्व होती है। कैसे कि उसको जो है ना ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं वेंट्रिकल के ल्यूमेन से। अब जैसे अगर मैं कट सेक्शन आपको शो करूँ, तो यहाँ पे अगर ये पूरा ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट हो चुका है, तो यहाँ पे एक पतली सी ये रिम बच चुकी है सब एंडोकार्डियल मायोकार्डियम की, क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड मौजूद है वेंट्रिकल के अंदर, ये इसको डायरेक्टली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद कह रहा है जो ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस होती है मायोकार्डियल इन्फार्क्ट की, वो डिपेंड करती है एज ऑफ द इंजरी पे। ग्रॉसली हमें एज पे डिपेंड करेगा, इस तरह नज़र आएगा कि जैसे कि एरियाज़ जो हैं डैमेज वाले, वो प्रोग्रेस करेंगे थ्रू अ हाईली कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिक चेंजेस फ्रॉम कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो जाएगी। उसके बाद जो है इससे लेके एक्यूट और क्रोनिक इन्फ्लामेशन का हो जाना, वहाँ से लेके फाइब्रोसिस का हो जाना। तो अब ये जो टेबल है 11.2, इसमें पूरी इवोल्यूशन गिवन है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस की, जो कि मायोकार्डियल इन्फाक्शन में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अगर हम साथ साथ देखेंगे तो इजी हो जाएगा। अच्छा, ये टेबल पढ़ने से पहले अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ लें और उसको समझ लें, तो ये टेबल ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो मायोकार्डियल की नेक्रोसिस जो है ना, ये प्रोसीड करती है इनवेरिएबली टू स्कार फॉर्मेशन। नेक्रोसिस के बाद स्कार बनता है बिना किसी सिग्निफिकेंट रीजनरेशन के। तो स्टडीज़ लुकिंग एट वेदर द टिश्यू स्टेम सेल्स कैन बी यूज टू रीजनरेट द फंक्शनल मायोकार्डियम आर ऑन गोइंग बट हैव येट टू बियर फ्रूट। ठीक है, अब स्टडीज़ की जा रही है कि हम टिश्यू स्टेम सेल से नया मायोकार्डियम बनाएं। ग्रॉस और जो माइक्रोस्कोपिक रिकॉग्निशन होती है वेरी रिसेंट जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स हैं उनकी, तो ये चैलेंजिंग है, पार्टिकुलरली अगर जो है डेथ कुछ ही घंटों में हुई है। तो इस तरह के केसेस में ग्रॉसली हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, मुश्किल होता है।
मायोकार्डियल इन्फार्क्ट का ग्रॉसली और माइक्रोस्कोपिक रिकॉग्निशन। तो जो मायोकार्डियल वैसे इन्फार्क्ट होते हैं ना, जो कि 12 घंटों से कम के हों, तो मतलब 12 घंटों से कम वाला जो मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है, इतना जो पुराना होगा, इससे कम घंटों का, वो यूजुअली ग्रॉसली अपेरेंट नहीं होता। हावेवर इन्फार्क्ट जो कि 3 घंटों से ज़्यादा पुराना हो गया है, तो उसको हम विजुलाइज कर सकते हैं बाय एक्सपोजिंग द मायोकार्डियम टू द वाइटल स्टेन्स लगा के, जैसे कि ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जो कि एक सबस्ट्रेट है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज का। क्योंकि ये एंजाइम जो है हमारे जो इस्कीमिक नेक्रोसिस का एरियाज़ होते हैं, उनमें ये एंजाइम ख़त्म हो जाता है, डिप्लीट हो जाता है, ये लीक आउट हो जाता है डैमेज सेल्स से। तो जो इन्फेक्टेड एरिया होगा ना, वो हमें अनस्टेन्ड और पेल नज़र आएगा, क्योंकि एंजाइम ही नहीं है। जबकि जो ओल्ड स्कार होता है वो हमें वाइट और ग्लिस्टनिंग नज़र आता है। ठीक है, जैसे अगर हम 11.10 फिगर देखें, तो इसमें हमारे पास ये दिखाया गया है अक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट पोस्टीरोलेटरल लेफ्ट वेंट्रिकल का ये दिखाया गया है, जिसमें हमें ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड की स्टेनिंग नहीं नज़र आ रही नेक्रोसिस वाले एरिया में। ये जो एरो है, ये नेक्रोसिस वाला एरिया शो कर रहा है, और यहाँ पे हमें स्टेनिंग से नहीं पता चल रहा। अब जो एब्सेंस है स्टेनिंग की, ये क्यों हो रही है? हमने कहा कि एंजाइम का लीकेज हो जाता है जब सेल की डेथ हो जाती है, एंजाइम ही निकल गया है सारा। अब नोट करें, एंटीरियर स्कार हमें ये नज़र आ रहा है, एरो हेड ये वाला एंटीरियर स्कार, तो ये इंडिकेटिव है कि यहाँ पे रिमोट इन्फेक्शन भी हुई है। मायोकार्डियल हेमरेज जो है एट द रिज एज, राइट एज ऑफ द इन्फार्क्ट, देखिए इन्फार्क्ट की जो राइट साइड पे ये जो मायोकार्डियल हेमरेज हो गई है, ये असल में वेंट्रिकल के रप्चर की वजह से हुई है। ठीक है, और अक्यूट कॉज ऑफ डेथ इस पेशेंट में यही था कि वेंट्रिकल जो है इसका रप्चर कर गया। अब स्पेसिमेन जो है ना, ये ओरिएंटेड है विद पोस्टीरियर वॉल एट द टॉप। इसमें जो पोस्टीरियर वॉल है वो हमें ये ऊपर वाली, ये पीछे वाली वॉल, ये एंटीरियर है। इस तरह स्पेसिमेन दिखाया गया। तो अब कह रहा है कि तकरीबन 12 से 24 घंटों के अंदर जो है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के बाद इन्फार्क्ट जो है यूजुअली हम ग्रॉसली आइडेंटिफाई कर सकते हैं रेड ब्लू डिस्कलरेशन से, जो कि स्टैग्नेटेड ट्रैप्ड ब्लड की वजह से होती है। यानी जो ब्लड वहाँ से ट्रैप हुआ है वहाँ पे, और वो रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, तो उसकी डिस्कलरेशन हम कर सकते हैं, रेड ब्लू डिस्कलरेशन से हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह के मायोकार्डियल इन्फार्क्ट को। तो इसमें जो है आप उसके बाद जो है, यानी कि इन्फार्क्ट जो है वो प्रोग्रेसिवली हमें बेटर डिलीनेट होगा, एक सॉफ्ट येलो टैन एरियाज़ की तरह नज़र आएगा बाय, ठीक है। अब बाय 10 to 14 डेज इन्फार्क्ट जो है वो रिम्ड हो जाएंगे बाय हाइपरीमिक, यानी हाईली वास्कुलराइज्ड ग्रेनुलेशन टिश्यू जो है उसको रिम करेगी। 10 से 14 दिनों में ऐसा होगा। ओवर द सक्सीडिंग वीक इन्फेक्टेड जो टिश्यू है वो एक फाइब्रस स्कार बन जाएगा। अब माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में कह रहा है कि उसमें हमें कैरेक्टरिस्टिक सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हो जाते हैं, वो हमें मिलेंगे, जो कि 11.2 फिगर में इस टेबल में भी मेंशन है, और 11.11 फिगर में शोन है माइक्रोस्कोपिक फीचर्स सारे। तो इसकी अभी हम डिटेल देखेंगे। अच्छा, पहले अगर हम फिगर देख लें तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये माइक्रोस्कोपिक फिगर है, जिसमें फिगर में माइक्रोस्कोपिक फीचर्स दिखाए गए हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के और उसके रिपेयर के। सबसे पहला ये ए फिगर है, इसमें एक ओल्ड डे इन्फार्क्ट दिखाया गया है, जिसमें हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस नज़र आ रही है और वैक्सी फाइबर्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करें साथ वाले नॉर्मल फाइबर्स के साथ, जो कि इस राइट साइड पे है, नेक्रोटिक सेल्स जो है ना, ये सेपरेट हो गए हैं इडीमा की वजह से, इडीमा फ्लूइड की वजह से। ये बी फिगर है, इसमें सॉरी ये वाला जो है बी फिगर है। अच्छा, इसको जो हमने कंपेयर किया ये वैक्सी से, और ये जो फाइबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, वैक्सी नहीं, वेवी फाइबर्स हमें नज़र आ रहे हैं, और कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के जो एरिया नज़र आ रहा है, इसको हमने ये नॉर्मल फाइबर्स इनके साथ कंपेयर किया है। ठीक है, अब ये जो बी फिगर है, इसमें हमारे पास डेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट मिल रहे हैं इन द एरिया, जो कि 2 से 3 दिन का जो पुराना इन्फेक्ट होता है उनमें हमें मिलते हैं डेंस न्यूट्रोफिलिक इन्फिल्ट्रेट। सी फिगर में देखिए, यहाँ पे नियरली कंप्लीट रिमूवल हो गया है नेक्रोटिक मायोसाइट्स का बाय द फैगोसाइटिक मैक्रोफेजेस, जो कि 7 से 10 दिनों में होता है। मैक्रोफेजेस ने आके उनको खा लिया नेक्रोटिक मायोसाइट्स को। डी फिगर में ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है, जो कि जिसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू और बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट कैपिलरीज मौजूद हैं, तो ये ग्रेनुलेशन टिश्यू बन गया। उसके बाद हील्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्ट है, जिसमें डेंस कोलेजिनस स्कार बन गया है, हीलिंग होगी ना। तो कुछ जो है रेजिडुअल कार्डियक मसल सेल्स मौजूद हैं अभी भी।
अब ये जो डी और ये ई फिगर है ना, ये मेसन्स ट्राइकॉम स्टेन है, इनमें यूज़ किया गया है, जो कि कोलेजन को जो है ब्लू कलर से स्टेन कर रहा है। तो अभी इसकी डिटेल देख लें माइक्रोस्कोपिक चेंजेस की। तो हमने देखा कि जो टिपिकल फीचर्स होते हैं 4 से 12 घंटे ऑफ इन्फेक्शन में, उनमें हमें कोएगुलेटिव नेक्रोसिस के हमें टिपिकल फीचर्स मिलते हैं। तो फिगर में भी हमने देखा कि वेवी फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं इन्फार्क्ट की एजेस पे, और ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि स्ट्रेचिंग हो गई है और बकलिंग हो गई है। नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल जो डेड फाइबर्स हैं जो इन्फेक्शन की वजह से मर गए हैं, उनकी स्ट्रेचिंग और बकलिंग हो गई है, तो वो वेवी फाइबर्स बना रहे हैं। सब लीथल इस्कीमिया जो है ये ऑल्सो इंड्यूस करवाती है इंट्रा सेलुलर मायोसाइट वैक्यूलाइजेशन, उनमें मतलब वैक्यूल्स बन जाते हैं। अब इस तरह के मायोसाइट्स वायबल, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पुअरली करेंगे। नेक्रोटिक मायोकार्डियम जो है वो आप याद रखिएगा कि इन्फ्लामेशन को एलिसाइट करवाता है, अक्यूट इन्फ्लामेशन को। ये टिपिकली 1 से 3 दिनों के बाद होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, और ये फॉलो होती है कि मतलब उसके बाद जो है मैक्रोफेजेस की वेव आएगी और वो नेक्रोटिक मायोसाइट्स को कहा जाएगी, उनको रिमूव कर देगी, और न्यूट्रोफिल्स को भी, न्यूट्रोफिल्स के फ्रैगमेंट्स को। और ये ज़्यादातर कब होता है? 5 से 10 दिन के दरमियान मायोकार्डियल इन्फेक्शन के। अब इन्फेक्टेड जोन जो है वो प्रोग्रेसिवली भी हमने देखा कि ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ रिप्लेस हो गया। मोस्ट परमानेंटली ये 1 से 2 हफ्तों के बाद होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, जो कि जिसमें जो है जो कि मतलब इन टर्न बना देगा प्रोविजनल स्कैफोल्डिंग, जिसके ऊपर कोलेजेनस स्कार बन जाएगा, डेंस कोलेजेनस स्कार। मोस्ट इंस्टेंसेस में स्कारिंग जो है एडवांस हो जाती है बाय द एंड ऑफ 6th वीक, लेकिन एफिशिएंसी ऑफ द रिपेयर जो है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द ओरिजिनल लीजन पे एंड एबिलिटी ऑफ द होस्ट टिश्यू टू हील। हीलिंग की एफिशिएंसी जो है उसके साइज़ पे डिपेंड करेगी, लीजन के साइज़ पे, और होस्ट के टिश्यू की एबिलिटी पे कि वो हील करे। तो हीलिंग जो है रिक्वायर करती है कि इन्फ्लामेटरी सेल्स की माइग्रेशन हो जाएगी और इनग्रोथ होगी नई वेसल्स की इन्फार्क्ट के मार्जिन्स में से, ठीक है। थस जो इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन है उसकी जो वो अब हील्स करेगा अपने बॉर्डर्स से टुवर्ड द सेंटर की तरफ हीलिंग होगी, ठीक है। और लार्ज इन्फार्क्ट जो है वो हील नहीं कर सकता इतना जल्दी या फिर इतना कम्प्लीटली बनिस्बत छोटे इन्फार्क्ट के। तो मोर ओवर मेल न्यूट्रिशन, पुअर वास्कुलेचर या एक्सोजीनस एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेरॉइड्स जो है ना, ये इम्पीड करते हैं इन्फार्क्ट की स्कारिंग को, उसको इम्पीड करेंगे, उसको रोकेंगे, ठीक है। वंस मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो है कम्प्लीटली हील हो जाता है तो ये इम्पॉसिबल है कि हम उसको डिस्टिंग्विश करें उसकी एज को कि ये कितना पुराना है, वेदर वो 8 हफ्तों से मौजूद है या 10 सालों से। फाइब्रस स्कार एक जैसा ही दिखेगा, तो ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है। दैट्स इट, यहाँ पे भी पूरी मॉर्फोलॉजी भी हो गई। अच्छा, ये टेबल देख लेते हैं जो एवोल्यूशन है मॉर्फोलॉजिक चेंजेस इन द मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें टाइम फ्रेम गिवन है, फिर ग्रॉस फीचर्स, फिर लाइट माइक्रोस्कोपी की फाइंडिंग्स और फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की फाइंडिंग। तो जो रिवर्सिबल इंजरी होती है पहले, फिर इरिवर्सिबल हो जाती है। रिवर्सिबल इंजरी में 0 से आधे घंटे तक जो है कोई भी ग्रॉस फीचर हमें नहीं मिलेगा। लाइट माइक्रोस्कोपी में भी कोई फाइंडिंग नहीं मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें जो बस मायोफिब्रिल्स है ना उनकी रिलैक्सेशन हो जाना और ग्लाइकोजन यूज़ हो जाएगा, सारा डिप्लीट हो जाएगा वहाँ से, और माइटोकॉन्ड्रिया की स्वेलिंग हो जाएगी। ये हो गई रिवर्सिबल इंजरी जो 0 से आधे घंटे में होती है। फिर होती है आधे घंटे से 4 घंटों के अंदर इरिवर्सिबल इंजरी। ग्रॉसली हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें लाइट माइक्रोस्कोपी में यूजुअली कुछ नहीं होता, बस वेवीनेस मिलती है फाइबर्स की जो कि बॉर्डर्स पे मिलेगी। ये हम फिगर में भी देख चुके हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें सैक्रोलेमा जो मायोसाइट्स की मेम्ब्रेन होती हैं उनकी डिसरप्शन हो जाना और माइटोकॉन्ड्रियल एमॉर्फस डेंसिटीज़ मिलेंगी। अब 4 से 12 घंटों में क्या होगा कि ओकेजनली डार्क मोटलिंग याद रखनी है आपने। डार्क मोटलिंग होता है यानी कि सेंट्रल येलो टैन कोर होगा और उसमें साथ में बॉर्डर्स में जो है हाइपरिमिक एरिया होगा, उसको कहते हैं डार्क मोटलिंग, ठीक है। ये ग्रॉसली हमें मिलेगा। लाइट माइक्रोस्कोपी में 4 से 12 घंटों में क्या होगा कि कोएगुलेटिव नेक्रोसिस की शुरुआत होगी, बिगनिंग होगी, इडिमा होगा और हेमरेज होगा। अब यहाँ पे जितने भी फाइंडिंग्स हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की, वहाँ ये यहाँ पे हमें नहीं मिल रही, स्पेसिफिक नहीं है। बस हम लाइट माइक्रोस्कोपी की देखेंगे और ग्रॉसली देखेंगे। अब 4 से 12 घंटे हो गया। अब 12 से 24 घंटों में यानी एक दिन में क्या हो गया कि यहाँ पे ओकेजनली डार्क मॉडलिंग, यहाँ पे ज़्यादा डार्क मॉडलिंग हो रही है
उसके साथ साथ ऑन गोइंग कोएगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, पिक्नोटिक न्यूक्लिया हो गया है, मायोसाइट्स जो है हाइपर यूजिनोफिलिक हो गए हैं, मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि मतलब सार्कोलेमा जो है ना वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से जो मसल है वो बिल्कुल कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रहेगा और रिलैक्स बिल्कुल भी नहीं करेगा, सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। इसको कहते हैं मार्जिनल कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। और ये बिगनिंग, इसके अलावा हमें न्यूट्रोफिलिक इनफिल्ट्रेट की भी बिगनिंग मिलेगी, मतलब वहाँ पे आना शुरू हो जाएंगे न्यूट्रोफिल्स 24 घंटों तक। अब 1 से 3 दिन हो गए, इनमें क्या होगा कि मोटलिंग होगी येलो टैन इन्फार्क्ट सेंटर के साथ, वही मोटलिंग इसी को ही कहते हैं, ठीक है। और इसमें हमें कोएगुलेशन नेक्रोसिस मिलती है लाइट माइक्रोस्कोपी में, और न्यूक्लियर लॉस हो चुके होंगे, यहाँ पे पिक्नोटिक यहाँ पे लॉस हो गए और स्ट्राशंस भी लॉस्ट हो गए। अब यहाँ पे इंटरस्टिशियल इनफिल्ट्रेट आ गए न्यूट्रोफिल्स के। 3 से अब 7 दिनों में यानी हफ्ते में क्या हो गया, अब हाइपरीमिक बॉर्डर हमें ग्रॉसली नज़र आएगा, सेंट्रल येलो टैन सॉफ्टनिंग हो जाएगी। तो अब यहाँ 1 हफ्ते में क्या हुआ लाइट माइक्रोस्कोपी में कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द डेड मायोसाइट्स शुरू होगी, डिसइंटीग्रेट होना शुरू होंगे। इसके साथ साथ न्यूट्रोफिल्स डाई होंगे, मर जाएंगे न्यूट्रोफिल्स, और अर्ली फेगोसाइटोसिस हो जाएगी डेड सेल्स की बाय द मैक्रोफेजेस एट द इन्फार्क्ट बॉर्डर। 7 से अब 10 दिनों में हमें मैक्सिमली येलो टैन बहुत ज़्यादा मिलेगा और सॉफ्ट विथ डिप्रेस्ड रेड टैन मार्जिन्स रेड टैन के होंगे। अब इसमें वेल डिवेलप्ड फेगोसाइटोसिस हो जाएगी डेड सेल्स की, अब ज़्यादा फेगोसाइटिस हो रही है। अर्ली फॉर्मेशन ऑफ द फाइब्रोवास्कुलर ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है ना एट द मार्जिन्स पे सिर्फ ये बनना शुरू होगा ग्रेन्युलेशन टिश्यू, और ये 7 से 10 दिनों में होगा। अब 10 से 14 दिन जो होंगे उनमें ग्रॉसली हमें रेड ग्रे डिप्रेस्ड इन्फार्क्ट बॉर्डर मिलेंगे, रेड ग्रे और डिप्रेस्ड इन्फार्क्ट बॉर्डर। लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें वेल स्टेब्लिश्ड ग्रेन्युलेशन टिश्यू जो है अच्छी तरह से बन चुका होगा और उसमें नई वेसल्स और कोलेजन की डिपोजिशन भी होना शुरू हो जाएगी। अब 2 से 8 हफ्ते गुजर गए, उनमें क्या होगा कि ग्रे वाइट स्कार हमें ग्रॉसली नज़र आएगा, ग्रे वाइट स्कार होगा जो कि प्रोग्रेसिव होगा फ्रॉम द बॉर्डर टूवर्ड द कोर ऑफ द इन्फार्क्ट, ठीक है, ग्रे वाइट स्कार। और ये इसमें जो है लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें कोलेजन की डिपोजिशन ज़्यादा मिलेगी, उसके साथ साथ सेल्युलैरिटी जो है याद रखिएगा कम हो जाएगी, लेकिन कोलेजन ज़्यादा है। अब 2 महीनों से ज़्यादा जब हो जाएगा तो स्कारिंग कंप्लीट हो जाएगी और डेंस कोलेजनस स्कार बन जाएगा लाइट माइक्रोस्कोपी पे, ठीक है, डेंस कोलेजन स्कार। दैट्स इट, यहाँ पे ये टेबल भी कंप्लीट हुआ। अब आगे देखें, इन्फार्क्ट